पुलिस में सज़ाओं पर जो है वो हमेशा सज़ाएँ जो है एक बहुत बड़ा इश्यू बनती रहती हैं। इसी सिलसिले में हमने ज़हमत दी है पंजाब पुलिस के एक साबिका डीएसपी अज़ीज़ खान को, जो इस वक़्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अज़ीज़ खान साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द जी, आवाम। स्वामी साहब, बड़ी मेहरबानी आप। आप ये बताएँ कि ये पुलिस में जो सज़ाओं का जो एक इश्यू हमेशा से बनता चला आ रहा है कि सज़ा देने वाले कहते हैं कि सही है और सज़ा जो भुगतते हैं, जो इसमें विक्टिम है, वो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है डिसिप्लिन के नाम पर। ये है क्या? सज़ाओं का आप ज़रा तय्युन करें कि सज़ा किस तरह देते हैं और क्या उसकी कानूनी हैसियत क्या है पुलिस रूल्स के मुताबिक? जी, दवामी साहब, ये पुलिस डिपार्टमेंट वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें सज़ा और जज़ा को इक्वल नहीं रखा जाता। अच्छा। तो जो इसकी सज़ाएँ हैं, वो तो फ़ौरी तौर पे नाफ़िज़ हो जाती हैं। वो चाहे उनको पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, उनको सर्विस से बर्खास्त कर दिया जाए। मगर जो उनकी अच्छा अच्छा कारनामा है वो, या कुछ ऐसा है, उनकी रिकमेंडेशन है किसी नाम के लिए, तो उसको कई महीने लग जाते हैं। ये अलमिया है पुलिस फोर्स का। अच्छा, अब आपने जो बात की सज़ाओं की, ये डिपार्टमेंट बड़ा अजीब सा डिपार्टमेंट है। वो उनकी, मैंने पहले भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि दो इसमें बना दिए गए, एक नूरी और नारी का जो कंसेप्ट मैंने लिखना शुरू किया जी, कि जी। जी, जो नूरी हैं वो सज़ा देने वाले हैं और नारी सज़ा लेने वाले हैं। नूरी को कोई सज़ा दे ही नहीं सकता, कोई कानून नहीं है इनके पास, क्योंकि ये मातात होते हैं, डायरेक्ट वफाकी हुकूमत के अंडर काम करते हैं। और अगर इनके खिलाफ कोई लिखना भी चाहे, कोई भी लिखना चाहे, तो वो वफाक को लिखेगा, फिर इन्हें सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये वफाक के अंडर हैं जी। इसमें। और जो बाकी रैंकर्स हैं, जो रैंक्स के मुलाजिम हैं, या मैं उन्हें सूबाई सर्विस के मुलाजिम कहता हूँ, हुँ, हुँ। वो वो सूबे के बातात होते हैं। अब ये वफाक वाले उन सूबे वालों को सज़ा देते हैं। अच्छा। अब सज़ा सज़ा किस चीज़ पे दी जाती है? अब ये डेफ़िनेटली सर्विस करते हुए पुलिस का काम ही ऐसा है, किसी से उलझ गए, गलत तफ्तीश हो गई, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुलिस वाले जानबूझ के भी करते हैं, जिन्हें मैं कभी हम उसको सपोर्ट नहीं करते। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं, जो रोज़ाना के काम में होती है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये तहरीक तालिबान का सिलसिला हुआ, बेतहाशा उसमें पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, दूसरी साइड से भी हुआ, इधर से भी हम शहीद कहते हैं उनको, हमारे जवान शहीद हुए, वो भी शहीद कह रहे हैं कि जी उनके भी शहीद हुए। अब इसमें इन्होंने अपने जो सीनियर्स हैं, उन्होंने कवर करने के लिए शोकाज़ नोटिस इन्होंने जारी कर देने हैं। हुँ, हुँ। इसी टाइप का अगर छोटा-सा कोई वक़ूआ हो गया, ये तो ख़ैर बहुत बड़ा वो था, सानिया था कि इनका काम होता है फ़ौरी तौर पे शोकाज़ नोटिस दें, और उसके बाद बगैर इंक्वायरी के हमें रस्मी सी इंक्वायरी की और सज़ा दे दी, मेजर पनिशमेंट दे दी। जी। जबकि कानून जो है, वो चाहे वो पीडा है, चाहे वो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल है, जो सूबे की मैं बात कर रहा हूँ। जी, ये जी। कवानीन जो हैं वो इस तरह के हैं कि सूबों के तमाम सूबों को जो अख्तियारात हैं वो सज़ा के वही हैं जो पंजाब में हैं। जी। वफाक में भी वही कवानीन है, बट डिफरेंट उनको उनको लागू जो किया गया या उन पे अमल दरामद किया जाता है, वो अपने-अपने तरीके से किया जाता है। जी। अब जैसे ही सज़ा मिलती है एक पुलिस मुलाज़िम को, बेचारे को, जिसे मेजर पनिशमेंट दे दी गई, उसके बाद उसने उसकी अपील करनी है। अब मेजर पनिशमेंट मिलने का मकसद है कि जी डिसमिसल है, रिमूवल है, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस है अगर अंडर 3 है, या उसकी रिडक्शन इन पे है, डिफरेंट स्टेजेस पे है, 4 स्टेजेस पे है, 2 स्टेजेस पे है। ये सारी मेजर पेनल्टीज़ हैं। अब मेजर पेनल्टी देने के बाद उसको एक देने के लिए असूलन तो ये होना चाहिए, कानूनन ये होना चाहिए कि उसको आपने शोकाज़ नोटिस दिया, फिर अगर आप उसके जवाब से मुतमिन नहीं है 7 दिन में, तो फिर आप आ जाएँगे, उसको आपने चार्जशीट करना है विद एलिगेशंस, और एलिगेशंस के साथ-साथ आपने विटनेसेस की फ़हरिस्त भी लगानी है कि अच्छा। उसमें आप उसके खिलाफ कौन-कौन से गवाह पेश कर रहे हैं। लेकिन होता ये नहीं है। अब करना क्या है कि जी आपने उसे चार्जशीट किया, आपने उसे अगले दिन ही डिसमिस कर दिया। अब इनको भी पता होता है कि ये सज़ाएँ गलत हैं। इन सबको पता होता है कि ये सज़ा गलत दी जाती है, लेकिन मकसद इनको, मुलाज़मीन को, सिर्फ़
जलील करना होता है कि चाहे वो उसे सही सज़ा मिली है, चाहे उसे गलत सज़ा मिली है, मकसद ये होता है कि ये इबरत का निशान बने पुलिस वाले और कुछ ना कर सकें। अच्छा ये बताएँ डिसमिसल जो होती है, डिसमिसल में कौन से इनके एक्ट होते हैं जिसमें कि आप डिसमिस कर सकते हैं किसी मुलाज़िम को? या कोई अगर गैर-हाज़िर है 1 महीना, 2 महीना तो उस पर आप डिसमिस कर सकते हैं? या कोई करप्शन है उस पे डिसमिस कर सकते हैं? या कोई आपने कोई मेजर कोई ऐसा किया कि आपने कोई मुलज़िम को जानबूझ के भगा दिया हो, यानी कि गिरफ्तार करने के बजाय? क्या मतलब है कि क्या हुआ है कि इसमें आप डिसमिस करते हो? डिसमिस देखिए देखें 3 सज़ाएँ जो मेजर सज़ाएँ हैं वो एक ये मेजर पेनल्टीज़ में आता है, एक तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस होती है। जी, जी। रिमूवल फ्रॉम सर्विस का मतलब है कि जी वो कहीं और भी मुलाज़मत कर सकता है जो सरकारी मुलाज़िम है। हुँ, और जो है डिसमिसल है उसमें वो कहीं भी जॉब नहीं कर सकता। हुँ। इवन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसे किसी दूसरे सरकारी महकमे में मुलाज़मत नहीं मिल सकती। और तीसरी जो डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस है, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस का मतलब है कि जो अंडर 3 है, कोई भी सरकारी मुलाज़िम जो अंडर 3 है, जो कन्फर्म नहीं हुआ, यानी जिसकी सर्विस 3 साल से कम है, जी। उसको डिस्चार्ज की सज़ा दी जाती है और उसकी कोई अपील नहीं होती है। यानी वो किसी अदालत में नहीं जा सकता, हुँ, वो हुँ। किसी अपनी अपील या रिव्यू में नहीं जा सकता। अच्छा। अब आपने ये जो सारी जो बातें की हैं कि जी वो किसी ने भगा दिया मुलज़िम को या गैर हाज़िर हो गया, मोस्टली सज़ाएँ जो मैंने देखी हैं बीइंग एडवोकेट आके यहाँ, क्योंकि मैं पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस करता हूँ, फेडरल की भी करता हूँ। जी। तो उसमें मैंने देखा है कि मोस्टली गैर हाज़िरी पे सज़ाएँ। यानी प्रॉब्लम ये है कि मुलाज़मीन के ऐसे मसाइल जिनमें वो बीमार हो गए, उनकी फ़ैमिली का कोई फ़र्द बीमार हो गया, वो गैर हाज़िर हो जाते हैं या उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें छुट्टी नहीं देते ये। ऐसी बहुत सी मिसालें जो मेरे पास आई हैं। तो उसके बाद गैर हाज़िरी पे ही उनको सज़ा दे दी जाती है और वो मेजर सज़ा होती है, उनको सुना नहीं जाता, उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। नहीं तो गैराज़ी पे डिसमिस बनता है ये पूछ रहा हूँ मैं, डिसमिस कर जी, सकते गैर हाज़िरी पे इनको ये उसकी गैर मौजूदगी में डिसमिस नहीं कर सकते, लेकिन ये उसको उसकी गैर मौजूदगी में डिसमिस कर देते हैं। हुँ, असूलन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। ये अच्छा। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक फैसला किया है एक लेडी वार्डन का, हुँ, जिसमें की प्रॉब्लम हुई थी, तो वो बीमार थीं, तो वो उनको 7 दिन की गैरहाज़िरी पे उनकी गैर मौजूदगी में डिसमिस कर दिया गया। अच्छा। और सर्विस ट्रिब्यूनल ने भी वो फैसला जो था, वो सीनियर का बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को गलत करार दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर उसकी प्रॉब्लम थी, जेन्युइन प्रॉब्लम थी और वो नहीं आ सकी, तो पहले आपको उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। आप कंप्लीट इंक्वायरी करके उसके बाद उसको सज़ा दें और उसको जस्टिफाइड अगर वो करता है कि जी वो गैर हाज़िर सही बात पे हुआ है, उसे छुट्टी नहीं मिलेगी या उसने इंटीमेट किया था अपने डिपार्टमेंट को, लेकिन उसको इस तरह आप सज़ा नहीं दे सकते। अच्छा अब ये बताएँ कि अगर फ़र्ज़ करो किसी पुलिस वाले को कोई सिपाही है, हेड है या कोई एएसआई अफ़सर है, उसको कोई शोकॉज़ मिलता है पहला या दूसरा और उसको ये एक यकीन है कि ये शोकॉज़ जो मुझे दिया जा रहा है और क वो एक जो अफ़सर मुझे दे रहा है, वो एक माइंडसेट उसका बन चुका है और मुझे उसने डिसमिस करना ही करना है। तो वो अपनी उस मुमकिना डिसमिसल को रोकने के लिए क्या वो उस पूरे प्रोसेस से अपने आप को गुज़ारना पसंद करेगा या अगर कोई शॉर्टकट वो है कि भई कोर्ट जाके फ़ौरन जो है अपने इस मुमकिना डिसमिसल को जिसको वो समझता है कि वो एक गैर कानूनी या मतलब इंतकामी कार्रवाई उसके खिलाफ कर रहे हैं, कोई सियासी इश्यू है, कोई और मसला है, तो इसमें क्या वो कोर्ट का रास्ता है उसके पास या नहीं, ये बताएँ? गवामी साहब इसमें रास्ते तो हैं, लेकिन पुलिस मुलाज़मीन अवॉइड करते हैं इन सिलसिले से, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर वो कोर्ट में जाएँगे तो फिर किसी और मसले में उनको रगड़ दिया जाएगा। तो ये सारे एक डर और खौफ की फ़ज़ा है। रास्ता तो है, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। आप उस इंक्वायरी या उस अफ़सर के खिलाफ अपने सीनियर को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी मुझे इनकी इंक्वायरी पे या इन्होंने जो, क्योंकि ये बायस्ड हैं, ये अफ़सर मेरे इस वजह से मेरे खिलाफ हैं, तो मुझे ये सज़ा देंगे। लेकिन सीनियर भी तो फिर वही हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं, एक ही नूरी मखलूक है, उनको सुना नहीं जाता और उनको सज़ा दे दी जाती है। हाँ, अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है कि जी हुँ, किसी सियासी बुनियाद पे या ज़ाती बुनियाद पे वो आपको कुछ ऐसा शोकॉज़ दिया उन्होंने या आपको लगता है कि वो आपको सर्विस से
बर्खास्त कर देंगे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट सुनती हैं, क्योंकि कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो आईनी अदालत है और उसमें बड़ा क्लियर कहा गया है कि तमाम जो हैं पाकिस्तानी उनको हकूक़ हासिल हैं, इक्वल हकूक़ हासिल हैं, ऐसे कि उनके खिलाफ कोई ज़्यादती ना हो। अच्छा, पुलिस रूल्स इसमें क्या कहता है कि अगर एक पुलिस वाले को डिसमिस कर दिया जाता है तो ये जो प्रोसेस है, क्या नाम है, एक अपील, दूसरी अपील और उसके बाद अगर रिफ्यूज होके वो ट्रिब्यूनल जाता है तो इसमें कितना वक्त दरकार है रूल्स के, पुलिस रूल्स के मुताबिक? क्योंकि यहाँ तो साल साल लग जाते हैं। रूल्स क्या कहता है इसमें, कितना मतलब टाइम? हमारी सब सज़ाएँ पुलिस रूल्स में जो हैं वो तो वही हैं जो या पुलिस एक्ट में या पुलिस रूल्स में सज़ाएँ हैं। लेकिन इनकी अपीलें जो हैं उनका तयन भी यही एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल और बीडा में मौजूद है कि इसकी क्वेरी कैसे होगी और इसके बाद इनकी ये कहाँ-कहाँ इसकी अपील कैसे होगी। एक इस दौरान अगर आपने अपील की बात की तो मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, एक कांस्टेबल जो सिर्फ़ मैट्रिक पास है, जी। उसको ये शोकाज़ भी अंग्रेज़ी ज़बान में देते हैं। उसको जो सज़ा देते हैं वो भी अंग्रेज़ी ज़बान में होती है और बेचारा वो उसे लेके एक-एक बंदे के पास जा रहा होता है, जी मुझे इसका जवाब बना दें, वो भी अंग्रेज़ी में जवाब बनाने की कोशिश करता है। हुँ। हालाँकि होना तो ये चाहिए कि भी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी रूलिंग्स दी हुई हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट्स, बाकी कोर्ट्स में आप सारा प्रोसेस जो है वो उसकी कार्रवाई उर्दू ज़बान में करें। जी। लेकिन यहाँ क्योंकि हम गुलाम हैं अंग्रेज़ों के तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पैरवी तो हमने उन्हीं की करनी है। और फिर एक कांस्टेबल का मुझे बताया ना कि जो अंडर मैट्रिक है उसने क्या पढ़ना है, उसे क्या पता है। तो जब आप उसको अपने हकूक़ और फ़राइज़ के, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि हकूक़ और फ़राइज़ को बराबर-बराबर रखें। जहाँ उनके फ़र्ज़ फ़राइज़ हैं तो उनके हकूक़ का भी ख़्याल रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं आपकी वो अपील वाली बात पे। कितना मतलब टाइम, कितना मतलब कि मैं पहली ये अपील क्या ये 30 दिन का है, 35 दिन का, क्या मतलब ये मैं मतलब मैं कैलकुलेट करूँ कि कितने अरसे में बहाल हो सकता है? ये बहाली तो डिपेंड करता है जी अफ़सरान के मूड पे। पहली जो आप अपील है मसलन डीपीओ अगर किसी कांस्टेबल को या किसी सब इंस्पेक्टर एएसआई को डिसमिस करता है नौकरी से, तो उसकी अपील वो मुतलका आरपीओ के पास करेगा। हुँ, हुँ। अगर लाहौर है तो वो डीआईजी ऑपरेशन के पास करेगा, फिर सीसीपीओ के पास करेगा, तो ये साल लग जाते हैं। इनकी अपीलें 2-2 साल तो दवामी साहब अपील निकलती नहीं है, हेयरिंग नहीं होती, इनको सुना ही नहीं जाता। नहीं तो इनको भी पता रूल्स क्या कहते हैं? ये मेरा सवाल ये था ना कि वो तो ज़ाहिर है कि पुलिस उसको रूल्स तो इसमें देखें हुँ, पुलिस रूल्स या एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स या बाकी जो भी हैं उसमें तो 7 दिन का टाइम है कि 7 डेज़। 7 दिन में आप क्वेरी करें, 7 दिन में आप उसने जो करना है करें और मुतलका अपील जो है आपकी वो 90 डेज़ में आप डिसाइड करें। 90 डेज़ में, लेकिन अच्छा। 90 डेज़ में आपने उस मुतलका जो अपीलेंट अथॉरिटी है उसने 90 डेज़ में उस अपील का फैसला करना होता है। अच्छा। और जो अब हमारा पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल है, हुँ, हुँ। उसमें अगर कोई अफ़सर 90 डेज़ में डिसीज़न नहीं करता, तो अगले जो 30 डेज़ हैं, मसलन 120 डेज़ जो अगला महीना मसलन आप यूँ कह लें कि जो चौथा महीना है, उसमें आप सर्विस ट्रिब्यूनल में आ सकते हैं। यानी इनका डिसीज़न 90 डेज़ में हर अपील का फैसला 90 डेज़ में होना चाहिए। अगर मतलब है कि अपील वो रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, अपीलिंग जो अथॉरिटी है, तो क्या वो अगर ये पीरियड गुज़र जाता है, तो उस पीरियड गुज़रने के बाद जो है, जो डिसमिस सिपाही है या पुलिस वाला है, वो क्या बराह रास्त जो है, वो जा सकता है ट्रिब्यूनल में कि नहीं? सवाल ये है मेरा। नहीं, वो उसका उसका एक तरीक़ाकार है, जो यहाँ अक्सर होता है कि फिर हाई कोर्ट में एक 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रिट दायर की जाती है हुँ। और उस रिट करने के बाद अदालत इन्हें डायरेक्शन देती है कि आप 1 महीने में इसका डिसाइड करें। अच्छा, वैसे ये नहीं करते डिसाइड। अच्छा। अदालत इन्हें डायरेक्शन देगी कि आप 1 महीने के अंदर-अंदर जो पेंडिंग इनकी अपीलें पड़ी हुई हैं, उनको डिसाइड करें। हुँ, हुँ। और अगर वो डिसाइड नहीं करते तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं और ये वैसे होता यही है कि जब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जाते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट से ही डरते हैं ये हुँ। जो फेडरल सर्विस के अफसरान हैं तो उसका फिर डिसीजन हो जाता है वो होता तो उनके खिलाफ है फिर हम सर्विस ट्रिब्यूनल में आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अगर ग्रेड 17 के एक एएसपी हैं, बकौल आपके नूरी मखलूक, वो फेडरल के मुलाज़िम हैं, और ग्रेड 17 ही का एक डीएसपी है, जो
दोनों के ग्रेड सेम है, लेकिन वो चूंकि सूबाई मुलाजिम है। अब दोनों एक मिस्टेक या एक गलती दोनों की महकमा जाती एक कार्रवाई होती है, तो उसमें एक तो सस्पेंड हो जाता है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है जो डीएसपी है, लेकिन दूसरा जो वो ग्रेड 17 का एएसपी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इंक्वायरी दोनों की चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? दवामी साहब, यही यही बदकिस्मती है। यहीं आके फिर ये जो काम खराब होना शुरू होता है कि जी वो नूरी और नारी फिर शुरू हो जाते हैं कि जी वो भी 17 का है और 17 का सीनियर है। उसने कैप्टन के, वो आप देखें ना, उसने 3 रैंक्स लगाए होते हैं। स्टाफ वो जो हैं डीएसपी। पिप्स एंड डीएसपी ने, वो सीनियर होता है। और जबकि एएसपी ने 2 लगाए होते हैं। पहले 1 लगाते हैं, फिर 2 लगाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट डीएसपी आ जाते हैं। तो जो 3 वाला है कैप्टन है ना, तो वो तो सीनियर है और उसकी सर्विस भी ज़्यादा है। बट यहाँ ये नहीं है। यहाँ इसको, ये 2 को, इसीलिए सुलन इनको 3 लगाने चाहिए एएसपीज को सर्विस के लिए, लेकिन वो 2 करके फिर एसपी हो जाते हैं। पहले ये होता था दवामी साहब कि इसकी डीएसपी की प्रमोशन जो होती थी वो होम सेक्रेटरी करता था। होम सेक्रेटरी उस बोर्ड को प्रिजाइड करता था और उसकी बाकायदा जो प्रमोशन होती थी। अब इन्होंने जैसे वो पीडा वाला इन्होंने चेंज कर दिया, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल बना के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए स्टैंडिंग आर्डर्स में। उसी तरह इन्होंने ये किया कि ये इख्तियारात इसकी प्रमोशन की और रिवर्शन की आईजी को दे दिए। अच्छा। अब आईजी जो है वो डिसमिस कर सकता है डीएसपी को, अच्छा। आईजी उससे रिवर्ट कर सकता है। अब एक डीएसपी, उसकी रिवर्शन आप एएसआई तक ले जाएं जो एएसआई से आया है, तो वहां फिर अगर एएसपी ने कोई ब्लंडर की है तो उसकी तो आप लिख के वफाक को भिजवाएंगे या उसे क्लोज कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको उसकी पोस्टिंग मिल जाती है। अब लेकिन डीएसपी रगड़े में आ जाते हैं। डीएसपी रगड़े में था। अब ये बताएं कि ये तबकाती निज़ाम है पुलिस के अंदर, पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, तो अब क्या समझते हैं कि तबकाती निज़ाम की वजह से क्या डिसिप्लिन फोर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करती है या कि काम उनका ठीक नहीं होता है? ये बताएं, क्योंकि बाकी यूरोप में हम देखते हैं, मैं यहाँ कनाडा में रह रहा हूँ, कि यहाँ पर इस कोई। बात से मैं आपकी इस बात से भी इख्तिलाफ करता हूँ कि ये फोर्स है। पुलिस फोर्स नहीं है। पुलिस फोर्स नहीं है। अगर पुलिस फोर्स है तो उसे फोर्स वाली मुराद दें ना आप। आर्मी फोर्स है तो उसको वो मुराद दें आप जो आर्मी में है। यहाँ अगर पुलिस फोर्स है तो फिर आप उसके सर्विस ट्रिब्यूनल में क्यों ले जाते हैं? फिर आप तो अंडर नहीं है ना इसके, पंजाब गवर्नमेंट के या सिंध गवर्नमेंट के। तो अब आपने बहस छेड़ दी, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे बताएं कि पुलिस फोर्स नहीं है। अब पुलिस पब्लिक सर्विस है या गवर्नमेंट सर्वेंट है, मुझे ये बताएं। पुलिस जो है ना, बेसिकली वो वही है जो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट पुलिस है, पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन पुलिस पब्लिक सर्वेंट है। सर्वेंट तो है कहने की हद तक, लेकिन अमलन तो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो। अमलन क्या करती है? अमलन तो गवर्नमेंट देखे ना, स्टेट बेसिकली तो सारे इदारे स्टेट के हैं ना भी। हम्म। हुकूमत और स्टेट में यही तो फर्क है। हुकूमत आती जाती रहती है, जो स्टेट है वो तो कायम है ना। तो ये सारे इदारे स्टेट के हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे मुकन्ना है, सॉरी ये आपके कानून नाफिज करने वाले हैं जो जिसमें पुलिस है। तो ये बेसिकली तो ये सारे इसी के फोर्स। मैं इसलिए नहीं कहता कि फोर्स को आप मराद दें, फिर फोर्स को इंडिपेंडेंट करें, वो अपने फैसले खुद करे। यहाँ जब फोर्स पे आप सियासी फैसले अपने कराते हैं तो फिर फोर्स तो नहीं है ना जी। और अजीज, इसमें बड़ी लंबी बहस भी है, इस पे बड़ी अजीज लंबी साहब, बहस है। वो अपनी किसी बात और पे कर लेंगे, प्रोग्राम पे कर आपने लेंगे। बात छेड़ दी ना, तो मैं ये कहूँ कि इस मुल्क का अलमिया यही है कि स्टेट के मुलाजिम नहीं है ना, स्टेट के वफादार नहीं है ना, यहाँ हुकूमत के वफादार हैं। अगर ये पुलिस हो या दूसरे जितने भी सरकारी महकमे हैं ना, अगर ये स्टेट के मुलाजिम हो या स्टेट के वफादार हो ना, तो फिर तो सारा सिस्टम ही बेहतर हो जाए। यहाँ स्टेट एक तरफ खड़ी है, जो उसके मुलाजमीन हैं वो किसी और तरफ देख रहे हैं, यानी कि यहाँ तो सारा इख्तियार जो है वो पोस्टिंग करवाने वाले के हाथ में है। पोस्टिंग कौन करवा रहा है? तो हम आईजी। इस मैं देखें, मैं आपको बताऊं, जब आईजी की पोस्टिंग सियासी होगी, ठीक है, जब डीपीओ सियासी लगेगा, जब डीएसपी एक एमपी एमएनए को साथ ले जाएगा और चीफ मिनिस्टर हाउस से उसकी पोस्टिंग, ये पहले शहबाज शरीफ के दौर में भी होता था, ये अब भी हो रहा है। कुछ चेंज तो कुछ नहीं होगा ना नया पाकिस्तान में।
हाँ, शहबाज शरीफ के दौर में भी यही होता था, एमपी एमएनए के साथ जाके हम लोग पोस्टिंग जिसने करानी है करा ले, जहां करा ले, और अभी उसी तरह पोस्टिंग्स हो रही हैं। आप कहते हैं ना डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, मैं भी कहता हूँ डिसिप्लिन फोर्स नहीं है। एक सर्जन जो होता है ना, सर्जन को अगर कोई ऑपरेशन करेगा तो उसको अपनी मर्जी के जो है आलात चाहिए, तब तो वो ऑपरेशन उसका कामयाब होगा। आईजी जो है अगर अपनी मर्जी का टीपीओ डीपीओ डीआईजी आरपीओ नहीं लगा सकते तो फिर उससे आप परफॉर्मेंस की क्या उम्मीद रखोगे? तो यहाँ तो पोस्टिंग जो है ये डिसिप्लिन फोर्स में बड़ी रीढ़ की हड्डी है। पोस्टिंग अगर जर्नल के हाथ में ना हो तो फिर वो फिर मल्टीपल नेशनल कंपनी तो बन जाती है, वो फिर फोर्स नहीं कहलाती। जो आपने कहा बात बिल्कुल सही है आपकी जी। नवामी साहब, आईजी को इख्तियारात दिए नहीं जाते। हम्म। आईजी के इख्तियारात हैं, जब आईजी ने डीपीओ लगाने हैं तो डीपीओ को फिर वजीर आला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज या बुजदार साहब और उनके साथी क्यों इंटरव्यू करते हैं जी? सही बात जब है। लगाना आईजी ने है ना यार, जब लगाना आईजी ने है तो आईजी अपनी टीम लगाए। तो बिल्कुल। ये करे ना कि आईजी अपनी टीम चॉइस करे, जी मुझे फलां फलां डीपीओ चाहिए, डीपीओ ये कहे कि जी मुझे फलां फलां डीएसपी चाहिए, डीएसपी ये कहे कि जी मुझे फलां फलां एसएचओ चाहिए, और मेरा मर्जी का अमला दें, फिर मुझसे पूछें आप अगर मैं गलत कर रहा हूँ या कहीं कुछ कोताही गलती होती है, फिर आप उससे पूछें। आईजी को तो खुद पता नहीं होता कौन सा डीपीओ लग रहा है, और डीपीओ को पता नहीं होता डीएसपी कौन सा लग रहा है, बिल्कुल। जिसने उसके कमांड में काम करना है, तो फिर ये सारा गलत हो जाता है ना। बिल्कुल सारा सिस्टम ही असल में जो सियासी मुदाखलत है वो तो फिर फोर्स का जो है वो शीराजा जो है वो डिसिप्लिन का इसी तरह बिखरता है। अब असल असल पॉइंट पर आते हैं। ये जो डिसमिसल की हम बात कर रहे थे ना, कि अब डिसमिसल जो बेचारे ये पुलिस वाले जो हाँ असल जी। में इन्हें भी पता होता है कि हम जिसको सजा दे रहे हैं उसने बहाल हो जाना है। जी। इन्हें भी पता है कि जी हर बंदा की आज अप्रोच है, किसी एमपी एमएनए मिनिस्टर ने जाके आईजी को कह देना है, आरपीओ को कह देना है, एडिशनल आईजी को कह देना है, बहाल तो हो जाना है। पर ये जानबूझ के उसको ओआर नहीं करेंगे, हेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हर अपील के बाद उसकी हेयरिंग होती है। ओआर होता है तो साल साल नहीं करेंगे, उसे भी टरखा देंगे, सर कर देंगे काम, ये कर देते हैं, बहाल कर देंगे, लेकिन 1 साल बाद करेंगे। अब अगर वो फिर यहाँ से जो हमला हमारा अगला अदालती सिस्टम है, उस पर भी नवामी साहब एक प्रोग्राम होने वाला है कि अदालती सिस्टम में क्या होता है कि जी आप जब एक अपील दायर करते हैं, आप डिसमिस 2 साल के बाद वो मजलूम कांस्टेबल डिसमिस होके आया, फिर वो सर्विस ट्रिब्यूनल में आया, उसने एक वकील किया, उसको पैसे भरे, फिर वो 3-3, 4-4 साल सर्विस ट्रिब्यूनल में ये फैसले चलते हैं। जज साहब छुट्टी पे हैं, 2-2 महीने की लंबी पेशियां हैं। अब आपको मैं एक बड़ी बात बताऊं, इस वक्त पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में हम्म। टोटल 6 जजेस बैठते हैं जी, वहाँ जो मेंबर्स हैं, लेकिन एक मेंबर साहब रिटायर हो गए, एक अभी वो हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, दूसरे मुल्तान लग गए हैं, सेशन जज लग गए हैं, अब 3 है, चेयरमैन साहब हैं और 2 मेंबर्स बैठे हुए हैं। मुझे बताएं पूरे पंजाब का लोड 2-3 मेंबर्स कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वो कितना काम कर देंगे? एक एक दिन में 150-150 मुकदमात की हेयरिंग होती है, वो क्या उस पर जस्टिफाइड करेंगे? फैसले नहीं लिखे जा सकते, 2-2 महीने फैसले लिख नहीं सकते मेंबर साहबान, जज साहबान। तो ये पूरा, और वो उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान वो फिर रहा है, वो जो अफसर है, कांस्टेबल है या जो भी है सरकारी मुलाजिम है। अब ना वो कोई और काम कर सकता है, ना रेडी लगा सकता है, ना वो कोई और काम कर सकता है, इसी उम्मीद पे है मैं बहाल हो जाऊंगा, और उधारे ले लेके वो खा रहा है, और उसकी हालत देखने वाली होती है जब वो मेरे पास आते हैं इस टाइप के जवान। तो ये जाती है, जो करना है आप कर दें, आप 90 दिन में अपील का फैसला करें, हम्म। और 90 दिन में ट्रिब्यूनल का फैसला हो जाना चाहिए। हम्म। 6 महीने में उस बंदे को पता चल जाए। अब इसी तरह फिर सुप्रीम कोर्ट में ये सीपीएलए में चले जाता है डिपार्टमेंट, तो हम्म। 5 साल में पेशी निकलती है सुप्रीम कोर्ट से। ये उससे बड़ा आलमी है कि जी जब अगर महकमे ने सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीपीएलए दायर कर दी, तो फिर 4 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जस्ट ये निकलता है कि जी ये केस सुनने के काबिल है या नहीं है, उस पर स्टे भी नहीं होता इवन, और ये महकमा इम्प्लीमेंट नहीं करता सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले। तो वो जो मुलाजिम डिसमिस हुआ बेचारा, तो वो ना इधर का रहा ना उधर का। नहीं, इंटरनल सिस्टम पुलिस का जो है वो बेहतर नहीं कि अगर ये पुलिस के अंदर ही इनको इंसाफ मिलता है कि भाई चलो किसी ने डिसमिस कर दिया तो उसकी अपील हो गई, अपील में उसकी सुन ली जाती है भाई कि ठीक है इसका ज्यादती हुई तो उसका अजाला करके उसको बहाल कर दिया है। तो इनका इंटरनल सिस्टम भी मेरा ख्याल है बेहतर नहीं है कि
बाहर जाना पड़ता है, ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है या हाई कोर्ट जाना पड़ता है, इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, कि आईजी की जिम्मेदारी है कि फिर वही बहस आ जाएगी दवानी साहब, अगर ये फोर्स है हम्म, तो फिर सर्विस ट्रिब्यूनल के पास क्यों जाते हैं? क्यों जाती है, यही मेरा तो क्वेश्चन। इंटरनल इनका जो है ना जी, उस पर करें ना। ये जैसे आर्मी का एक सेटअप है कि हम्म, आर्मी कोर्ट मार्शल को किसी और जगह चैलेंज आप कर ही नहीं सकते हैं। हम्म, वह सजाए मौत के अगर उसको मिली है तो वो प्रेसिडेंट, शायद उनकी वो मेरे ख्याल है इसमें कि प्रेसिडेंट सुनेगा और वो उसको करता है, अगर माफ करना चाहे कर दे, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट साहब की भी जरूरत नहीं होती कि वो हम्म, मुदाखलत आ जाए। यहाँ यही है ना कि जी पुलिस के फैसले पुलिस को करने चाहिए, उसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, आईजी को तगड़ा कर दिया जाए कि वो सियासी उसकी पोस्टिंग ना हो। और आईजी की जो पोस्टिंग सियासी है उससे तो फिर देखें ना आप, मैं बड़ी मिसालें दे सकता हूँ जो हमारे आईजी साहबान हैं, रिटायरमेंट के बाद नौकरी लेने के लिए वो सियासतदानों के कदमों में बैठे होते हैं। हम्म, आपको बहुत सी मिसालें हैं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ, हम्म। लेकिन वो सेनेटर बने हुए हैं, कुछ मुतसिब बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ना रिटायरमेंट के बाद? फिर उन्हें नहीं सोचना चाहिए, उन्हें तो अपने डिपार्टमेंट की वेलफेयर का सोचना चाहिए। एक इदारे का सरबराह बाप होता है, अपने उसके सारे बच्चे हैं तो उनकी वेलफेयर का सोचे, ना कि वो अपनी वेलफेयर का सोच रहा होता है जी इसके बाद मैंने आली मर्तबत जनाब वजीर आला साहब से मैंने मुलाजमत लेनी है या मैंने उस सियासी पार्टी से मुलाजमत लेनी है। ये तो अब फिर कोई हल नहीं है। मैं मुख्तसर बात ये करूंगा कि जो पुलिस वाले बेचारे जो डिसमिस होते हैं, वो इस लंबे प्रोसेस से उनको गुजरना होगा, जो 2 4 5 साल उनको ये परेशानी है, वो उनको देखो हर हाल में स्वामी साहब, करना होता है, इसका स्वामी कोई साहब नहीं। आप माशाल्लाह काफी अच्छे से आप लिख रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं भी जब से रिटायर हुआ मैं भी लिखना शुरू किया, मैंने भी अपने चैनल पे ये सारी बातें की। कुछ होना तो है ना। अभी एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है पंजाब में कि जी एएसपीज लगाए जा रहे हैं, आईजी साहब ने कहा है जी एसएचओ एएसपीज लगाए जाए। अब लगा लें एएसपीज, लेकिन बात वही है कि उनको जो मराहत है वही इन्हीं इन्हीं पे काम करें ना जो मौजूदा एसएचओ काम कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने एएसपीज को फुली मराहत दे के वहां भेजना है और पूरी प्रोटोकॉल के साथ भेजना है, तो फिर अंदाजा एएसपी को भी हो जाएगा कि काम एसएचओ और एसपी किस तरह काम करते हैं। और ये देख लीजिएगा 3 महीने बाद भाग जाना है इन्होंने। ये तजर्बा कराची में हो चुका है और नाकाम रहे थे। एएसपी का कोई खुद आसमानी मखलूक तो है नहीं, कहाँ से करेगी? एक एएसपी की, यानी कि उसकी क्या तजुर्बा क्या उसका, मुझे बताया ना, वो क्या जानता है उस सब इंस्पेक्टर के मुकाबले में, कि जो 25 30 साल बाद सब इंस्पेक्टर बना, जितना वो जानता है उतना तो एएसपी नहीं जानता है। वो कैसे कंट्रोल करेगा? कोई अलादीन का चिराग उसके बाद जो कंट्रोल करेगा, क्या करेगा वो? स्वामी साहब, हुआ किसी हुआ के आना से। हुआ ये है, मैं आपसे अर्ज करूं कि पहले तफ्तीश का एक माइंड होता है। हम्म, आप कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं, अब तो खैर टेक्निकल हो गया सारा, आईटी के साथ रिलेटेड हो गया, बहुत सी चीज़ें। जब पुरानी तफ्तीशें लोग करते थे, कत्ल की तफ्तीशें, मैंने ऐसे मुकदमात भी देखे हैं जिसमें 4 लाइनों की एफआईआर है और बंदा सजाए मौत हुआ है कि जी फलां ने, फलां नंबरदार ने इतला दी कि फलां ने फलां को कत्ल कर दिया। हम्म, इस पे मैंने सजाए मौत, यानी इतनी कंप्लीट तफ्तीश होती थी और उस पर इतनी सॉलिड एविडेंस दी जाती थी कोर्ट को कि कोर्ट मजबूर होती थी उसको सजा देने के लिए। और अब पूरी एक राम कहानी लिख दी जाती है, बंदे सजा नहीं होते क्योंकि उसमें आधे तो उन्होंने बेगुनाह डाले होते हैं। अच्छा, अब एएसपी की बात हो रही है कि एएसपी कैसे करेगा जी, वो थाना कंट्रोल तो कर लेगा, पब्लिक डीलिंग कैसे करेगा एएसपी जिसकी 3 साल की नौकरी है? वो हर रोज हाई कोर्ट में कैसे पेश होगा? रोजाना तो हाई कोर्ट की पेशी होती है, रोजाना मीटिंग चल रही होती है, एसएचओ को तो होश नहीं होता अपना। जी जी। तो ये कर लें तजर्बा। इस्लामाबाद में भी किया था इन्होंने 2 साल पहले, जब इस नई हुकूमत को जुनून चढ़ा था पुलिस रिफॉर्म्स का और ये जैनब केस हुआ और बाकी केसेस हुए कसूर वाला, तो एएसपी को लगाया गया था, तो वो तो प्रमोट हो जाते हैं। चौथे साल तो एएसपी अपना वो लगा लेते हैं एसपी का रैंक, तो वो बाकी फिर कहाँ से लाएंगे एसएचओ? ठीक है ना। बात आप सिस्टम बनाएं, आप इस तरह की हरकतें ना करें जो काबिल कबूल ही नहीं है, जो हो नहीं सकता। आप सिस्टम बनाए ना कि जी अगर आज दवामी नहीं है, अजीज खान नहीं है, तो वो सिस्टम चलते रहना चाहिए। लाइकिंग डिसलाइकिंग या मेरी मर्जी पे तो नहीं होना कि मेरी मर्जी है
मैं ये कर लूँ, मेरी मर्जी है, मैं वो कर लूँ, और जब मैं चला जाऊँ, मेरा ट्रांसफर हो जाए या कोई नया आईजी आ जाए तो उसे उठा के फेंक देता है और वो कहते हैं नहीं जी वो था ही गलत। तो वो पैसों का ज़िया, वक्त का ज़िया, हर चीज़, यानी आप तजर्बात ही करते रहे ना फिर। जी, जी, जी। जैसे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन का तजर्बा किया, वो तजर्बा नाकाम था। 2002 का जो एक्ट इन्होंने बनाया वो आज तक नहीं चल सका। पहले जो मजलूम साहिल है वो पहले मुकदमा कराने के लिए मिन्नतें करता है एसएचओ की और इंक्वायरियां भुगतता है 2-2 महीने। जब पर्चा हो जाता है फिर वो इन्वेस्टिगेशन वालों के हाथ आ जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन वाले उसे रगड़ते हैं। तो साहिल, जो कानून एक पाकिस्तानी के लिए, एक फर्द के लिए, एक इंसान के लिए बनाया गया, तो कानून तो उसी को तकलीफ दे रहा है। साहिल तो वही है जो फिर रहा है, सड़कों पे फिर रहा है। तो ऐसे कानून बनाने का फायदा कोई नहीं। ठीक है अपना अजीज खान साहब, आज के लिए इतना ही। अब ओके, फिर मैं अल्लाह हाफिज। अल्लाह